डिस्कशन जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 26 अप्रैल का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो पूरे लेक्चर के साथ आप लोगों ने बने रहना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। करंट प्लस स्टैटिक पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए आज का सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डे से शुरुआत करेंगे। डे का नाम है यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। हर साल को 26 अप्रैल में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस साल की है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो ये थीम आप लोगों ने याद रखनी है। और किस डे हम ये सेलिब्रेट करते हैं, 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। उससे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन 2017 में ये पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। इसका मतलब है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है एज अ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने फेडरलिज्म, बी ऑप्शन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी है एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है। बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। नेशनल पंचायती राज डे, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। नेशनल पंचायती राज डे जो है तो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को हर साल, क्योंकि इस दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 शेड्यूल 11th में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। शेड्यूल 11th पंचायती राज के बारे में बताता है। शेड्यूल 12 जो है ये म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है ये म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करता है। पंचायती राज सिस्टम जो है हमारी कंट्री का वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, और ये गवर्न होता है 6 लाख कम्युनिटी जो रहती है हमारे इंडिया में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हालांकि मैंने ये डिस्कस किया था कि इस डे के उपलक्ष्य के ऊपर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए स्वामित्व स्कीम के अंडर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए ई प्रॉपर्टी कार्ड्स भी अंडर स्वामित्व। स्वामित्व की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व स्कीम क्या है? स्वामित्व एक क्या करती है, विलेज का सर्वे करती है और मैपिंग करती है ताकि इम्प्रोवाइज किया जा सके टेक्नोलॉजी को विलेज एरिया में। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किसके द्वारा लगाए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। एम क्या है कि जो प्रॉपर्टी वैलिडेशन है वो सोल्यूशन लेके आना रूरल इंडिया में। और ये स्कीम क्या करती है? मैपिंग करती है लैंड पार्सल रूरल इनहेबिटेड एरियाज में। किसके थ्रू? ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस जो स्टेशन है, तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है इसके तहत भी सारी चीज़ें जो है मैपिंग की जा रही है। मैपिंग जो है ये आने वाले टाइम में अक्रॉस दी कंट्री इम्प्लीमेंट की जाएगी ऐसी सिस्टम ड्रोन के थ्रू। तो 2024 तक का टारगेट रखा गया है, यानी कि आने वाले 4 सालों में ऑल कंट्री में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट अभी जो है कुछ ही स्टेट्स इसमें कवर किए गए हैं। तो 6 ऐसे स्टेट कवर किए गए हैं स्वामित्व स्कीम के अंडर। वह है हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसका बेनिफिट क्या है कि स्कीम जो है ये हेल्प क्या करेगी कि प्रॉपर प्लानिंग लेके चलना है, रेवेन्यू कलेक्शन रहेगा रूरल एरियाज में, और जो क्लैरिटी रहेगी प्रॉपर्टी राइट्स को लेके लोगों में, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिलता है किसी भी लैंड को लेके, तो वो सारी दिक्कत भी दूर होगी। स्कीम जो है ये बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान लेके आएगी। यूज़ किया जाएगा मैप्स को क्रिएटेड अंडर दिस स्कीम। आई होप आपको ये स्कीम क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे हम लोगों ने 2010 में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। नेशनल पंचायती राज डे जो है हर साल हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा यहाँ पे कुछ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं गुड वर्क के लिए। तो अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, ई पंचायत पुरस्कार एक्सेट्रा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम आखिर है क्या हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया या फोर्स में आया, कब आया? 26 जनवरी 1950 में आया। तो यहाँ पे जब अडॉप्ट किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो था 26 नवंबर 1949।
इस दिन हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज संविधान दिवस। आर्टिकल 40 के तहत यहाँ पे मेंशन किया गया पंचायत को, और आर्टिकल 246 के तहत यहाँ पे लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे दी गई कि लेजिस्लेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट जो रिलेटेड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हम लोग बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, ताकि ग्राउंड लेवल पे यानी कि गांव वाले लेवल पे हम लोग एक अच्छी डेमोक्रेसी बिल्डअप कर सकें, ताकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये एक रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री का, और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और यहाँ पे जो इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जैसे पंचायत हो गया, ठीक है, तो पंचायत के इलेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो पंचायत के इलेक्शंस की अगर बात करें, तो अगर कैंडिडेट इलेक्शन वहाँ पे लड़ना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और ई गवर्नेंस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, यहाँ पे इसे स्ट्रेंथ करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च भी किया गया ई ग्राम स्वराज, एक यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल है ये। अब हम साइलेंट फीचर की बात कर लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये पार्ट 9 में इसको ऐड किया गया, और टाइटल रखा गया दी पंचायत टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बेसिक यूनिट है अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की हम लोग बात करें, ग्राम सभा यानी कि विलेजेस को लेके। और यहाँ पे जो एडल्ट मेंबर्स हैं रजिस्टर करते हैं एज अ वोटर। 3 टायर सिस्टम आपको देखने को मिलता है, एक तो इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल, तालुक लेवल, मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सेप्ट इन स्टेट्स जो पॉपुलेशन है बिलो 20 लाख, और आर्टिकल 243B के अंडर आता है ये। ठीक है, अगर सीट्स की बात करें, ऑल लेवल पे ये फिल की जाती है, डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 243C क्लोज 2 के तहत सीट्स जो है वो रिजर्व की गई है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। जो चेयरपर्सन रहेंगे पंचायत के ऑल लेवल के, तो यहाँ पे रिजर्व होते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं पंचायत की, तो वो रिजर्व रहती है वुमेन के लिए। और 1/3 ऑफिस जो होते हैं चेयरपर्सन के ऑल लेवल के, तो ये रिजर्व किए जाते हैं वुमेन के लिए आर्टिकल 243D के तहत। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, पंचायत के जो इलेक्शंस रहते हैं, ठीक है, तो हर साल, यानी कि हर साल तो नहीं होते हैं, ये एवरी 5 ईयर्स के बाद होते हैं। जैसे कि आपको जनरल इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है 5 साल बाद एक न्यू बॉडी, कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इवेंट अगर डिसोल्यूशन का हो जाए, अगर डिसोल्यूशन हो जाए, तो विद इन 6 मंथ के बिटवीन यहाँ पे जो है इलेक्शंस हेल्ड करवाने पड़ते हैं, और ये कंपलसरी है। तो आर्टिकल 243E के तहत आता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के जो है इलेक्शंस हेल्ड करवाते हैं। अगर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन हेल्ड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ होती है। क्लियर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आर्टिकल 243K के तहत यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोल रूल्स रहते हैं पंचायत के, तो ये इलेक्शन कमीशन जो रहते हैं स्टेट, ठीक है, तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पंचायत जो है ये ऑथोराइज किया जाता है टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, वहाँ पे लेके आना। सब्जेक्ट्स इलस्ट्रेट इन 11th शेड्यूल आर्टिकल 243G के तहत। सोर्स जो रहेगा रेवेन्यू का आर्टिकल 243H के तहत है। इससे क्या रहेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर अलॉट करेगी बजटरी एलोकेशन फॉर स्टेट रेवेन्यू, शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ सर्टेन टैक्सेस, कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ रेवेन्यू इन राइसेस। एग्जाम्पशन की बात करें, ये जो आर्टिकल है, स्पेशली जो ये अमेंडमेंट है 11th कॉन्स्टिट्यूशन, जो 11th शेड्यूल है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का, ये हर एक स्टेट में अप्लाई नहीं होता है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यानी कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सर्टन अदर ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता है। अगर एरियाज़ की बात करें जो इंक्लूडेड हैं, जैसे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स अंडर शेड्यूल 6 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखा गया है, हिली एरिया जैसे मणिपुर हो गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिट हो गया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया जो वेस्ट बंगाल में है, और पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है प्रोविज़न जो पार्ट 9 में रखा गया है टू 5th शेड्यूल। क्लियर, तो ये जो है जो पीसा एक्ट है, जिसको हम पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के नाम से जानते हैं।
एट प्रेजेंट देखिए तो 10 ऐसे जो स्टेट्स हैं जो जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, तो ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कवर किए गए हैं। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। आपके सामने जो क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा, तो इसका आंसर जो है वो है बी है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है जो एज अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि मैंने आर्टिकल भी उसी तरीके से समझाया है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ये आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है मेंबर ऑफ पंचायत को लेके, वो है 25 ईयर। सेकंड स्टेटमेंट है कि पंचायत को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, कंटिन्यू रहता है ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड तक। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नेदर वन नोर टू। तो इसमें सही स्टेटमेंट है, यानी कि सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि पंचायत के लिए मिनिमम जो एज है वो है 21। क्लियर। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पहले बताया। क्लियर। आर्टिकल 243F के तहत इसको रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविज़न रखता है एंटी डिफेक्शन के लिए। ऑप्शन ए है सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन बी है फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी है एट्थ शेड्यूल, ऑप्शन डी है 10th शेड्यूल। तो ये आप लोग बताइएगा। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात हो रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा लॉ है जो 1985 में लाया गया राजीव गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जो पार्टी के जो वर्कर्स नहीं कह सकते, पार्टी के जो नेता है वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। आयाराम और गयाराम वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। शेड्यूल 10th के तहत यहाँ पे ऐड ऑन की गई चीज़ें। रिसेंटली ही वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया है कि इस लॉ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ एक यानी कि पनिशेबल के तौर पे, यानी कि पनिश किया जाता है कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, एमएलएज को, और वन पार्टी को छोड़ के अनदर पार्टी में जाते हैं अगर। क्लियर। तो यहाँ पे 10th शेड्यूल में 1985 में ऐड ऑन की गई चीज़ें, और यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर अगर देखें वो चेंज करता है अपनी पार्टीज को, फिर यहाँ पे जो है पनिश किया जाता है। और ये पावर किसके पास होती है, लोकसभा के स्पीकर के पास। 10th शेड्यूल की बात करें, इसको पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। प्रोविजन जो है डिस्क्वालिफिकेशन के इलेक्टेड मेंबर्स को लेके, ठीक है, डिफेक्शन किया जाता है अनदर जब पॉलिटिकल पार्टी का। यहाँ पे हम लोग बात करें 1967 में जब जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद पार्टी से अलग जो विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों में यानी कि चेंजेस देखने को मिले थे। फिर ये जो है ऐड ऑन किया गया। यहाँ पे जो है अलाउ किया गया एमपी और एमएलएस को, ताकि वो ज्वाइन कर सके दल बदल का जो नीति है, ठीक है। तो यहाँ पे आमंत्रित किए बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है, ठीक है। और ये दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये चेंजेस यहाँ पे लाने इम्पॉर्टेंट हो गए। क्लियर। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें, ये तो हमने पढ़ा ही है, 1985 का जो एक्ट लाया गया, ये राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों की 1/3 द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था, ठीक है। यानी कि 1985 का जो एक्ट है डिफेक्शन का, 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स जो रहे पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है, उसको मर्जर करने की यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट की गई। 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया, उसमें चेंज किए गए फेवर ऑफ मर्जर को लेके, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें डिसीजन ऑफ क्वेश्चन की, डिस्क्वालिफिकेशन की, तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात करें तो चेयरमैन या स्पीकर यहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू करते हैं इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्टिकल फार्मिंग आज के टाइम में जो है लैंड को लेके, आज के टाइम में जो लैंड है, आज के टाइम में जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा खेती की वजह से बंजर होता जा रहा है।
तो इसकी वजह से वाटर जो है उसकी भी कमी देखने को मिल रही है ग्राउंड लेवल पे, यानी कि ग्राउंड टेबल जो वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो अभी वर्टिकल फार्मिंग को एक नया मोड़ देने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे रखी गई हैं ताकि वर्टिकल फार्मिंग से समस्याओं का समाधान किया जा सके। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, वर्टिकल फार्मिंग आखिर होती कैसे है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक तरीका है वर्टिकल फार्मिंग का, ठीक है। तो ऐसे यानी कि इनडोर ये फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये वर्टिकल फार्मिंग का तरीका है। तो इसको अभी इम्पोर्टेंस देने की बात की जा रही है ताकि जो लैंड है, जो लैंड बंजर हो रहा है आज के टाइम में, उसको कंट्रोल किया जा सके। वर्टिकल फार्मिंग की बात करें तो 1915 में गैल्बर्ट एल्स बैली के द्वारा ये टर्म डिफाइन की गई थी, वर्टिकल फार्मिंग। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो निकल के आया, फर्स्ट जो प्रपोज किया गया 1999 में प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियर के द्वारा, ये कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया जो दिया गया अर्बन एरियाज को लेके दिया गया था ताकि यहाँ पे टाइम भी सेव किया जा सके और अपना फूड जो है वो ग्रो अप किया जा सके, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बात करें इसके बारे में, हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली ये ग्राउंड लाइक ट्रेडिशन फार्मिंग है। वर्टिकल फार्मिंग ग्रो क्रॉप्स करती है इन वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। और इसकी स्टेयर्ड लेयर्स होती है विदाउट पुटिंग टू मच इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विच आर स्केयर। इसमें इंक्लूडेड है सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक अमंग अदर्स। वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम जो है लाइक जैसे एरोफोनिक, हाइड्रोफोनिक, जो अंडर आती है ब्रॉड अम्ब्रेला एम्बिट टू प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। हाइड्रोफोनिक के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ से क्या रहता है, पानी जो है इसके अंदर जाता है, क्लियर। और ये टाइमर यहाँ पे लगा रहता है, एयर पंप है, न्यूट्रिएंट पंप है। तो हाइड्रोफोनिक एक मेथड है जो ग्रोइंग करता है प्लांट्स को, वाटर बेस्ड है और न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन है ये मेथड जो है रूट सिस्टम सपोर्ट करता है इनर्ट मीडियम सच है जैसे फर्टाइल क्ले पैलेट्स, पीट और वर्मीक्यूलेट। मेन पर्पस क्या है इसका, कि प्रोवाइड करवाना ऑक्सीजन प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एरोफोनिक के बारे में। एरोफोनिक क्या रहता है, एक फाउंटेन की तरह यहाँ पे वर्क किया जाता है। एरोफोनिक इज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये टेक्निक है फार्मिंग के लिए, वर्टिकल फार्मिंग के लिए, और विदाउट सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है ये चीज़ें। तो जड़ें आप देख सकते हैं इधर है, और यहाँ पे फाउंटेन की तरह जो पानी जो है प्रॉपर प्लांट्स को दिया जा रहा है। तो वेरिएशन की अगर बात करें हाइड्रोफोनिक की, ठीक है, बोथ ग्रोइंग मीडियम एंड फ्लोइंग वाटर आर एब्सेंट रहता है इसमें। और रूट्स जो रहते हैं प्लांट्स के इस मेथड में स्प्रे किए जाते हैं वाटर के साथ, और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। टेक्निक जो है ये अनेबल है फार्मर्स के लिए और कंट्रोल करती है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, पीएच लेवल एंड वाटर कंडक्टिविटी इनसाइड अ ग्रीन हाउस। अब एक्वाफोनिक्स की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्वा का मतलब रहता है यहाँ पे पानी भी है और यहाँ पे जो फिशेस भी है यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है। तो यहाँ पे एक्वाफोनिक्स जो है एक सिस्टम है कंबाइन हाइड्रोफोनिक एंड एक्वाकल्चर का, जो क्लोज सिस्टम माना गया है। 3 बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की बात करें एक्वाफोनिक्स की, जैसे फिशेस, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। सिस्टम जो है ये रिप्रेजेंट किया गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड फिशेस के बिटवीन, ठीक है। और ये फिश स्पीसीज जो है यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट क्लीन दी वाटर फॉर द फिश, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो फिशेस हैं, इसके तहत हम फिशेस की स्पीसीज भी बचा सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया हो सकता है एक्वाफोनिक सिस्टम को अगर हम लोग यूज़ करें। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी रहेगी, मोर वाटर एफिशिएंट रहेगा, वाटर सेविंग रहेगा, और बेटर पब्लिक हेल्थ यहाँ पे प्रोवाइड होगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।